नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू के इस क्लास में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बंगाल पे कब्जा किया, यानी प्लासी की युद्ध तक हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बक्सर का युद्ध कैसे होता है, इलाहाबाद की संधि कैसे होती है, इन सारी चीज़ों पर हम विचार विमर्श करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे बंगाल में एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी, कैसे रियल पॉलिटिकल पावर बन जाती है। इसके बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे प्लासी का युद्ध कैसे होता है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ क्या हो जाता है, सिराजुद्दौला जो होते हैं डिफीट होते हैं, मारे जाते हैं। इसके बाद जो है मीर जाफर जो है नवाब बन जाते हैं। वो जो है 37 लाख पाउंड की कंपनसेशन देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा उपहार वगैरह क्लाइव को देते हैं। साथ ही साथ उसको 24 परगना की जो जमींदारी भी दे देते हैं। अब क्लाइव जमींदार बन चुका था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की एकदम समझिए कि सुपरमेसी स्टेब्लिश हो जाती है। बंगाल के सारे संसाधनों और रिसोर्सेज पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इनडायरेक्टली कब्जा हो जाता है और इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पे धीरे धीरे कब्जा कर लेती है। एक एक करके एक एक स्टेट को, एक एक पावर को डिफीट करते हैं और जीतते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब मिर्जाफर को नवाब बना देती है 1757 में, जुलाई 1757 में, प्लासी के युद्ध के जस्ट बाद, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी भरपूर, जो एक तरह से समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को लूटना शुरू किया और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने अपार धन संपदा जो है बंगाल से लूटी। बंगाल का पूरा ट्रेड बर्बाद होने की कगार पे आ जाता है। लेकिन ऐसे केस में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड जो है वो ख़त्म नहीं होती है। वो बराबर मीर जाफ़र से पैसे मांगते रहते हैं। मीर जाफ़र दुखी हो जाता है, वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि बार बार लोग इंटरफियर कर रहे हैं। तो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से मीर जाफ़र भी खुश नहीं था और मीर जाफ़र से जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी भी खुश नहीं थी। तो मीर जाफ़र जो था वह डच लोगों से हेल्प मांगता है। तो हम देखते हैं कि डचों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक लड़ाई होती है। वो लड़ाई थी बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो होता है 1759 में होता है और इसके बाद जो था डच लोग भी डिफीट होकर किनारे हो जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, इसी दौरान देखते हैं कि कैसे जो आपका थर्ड कर्नाटक युद्ध भी खत्म हो जाता है और यहाँ पे जो इसी पीरियड में थर्ड कर्नाटक युद्ध भी खत्म हो जाएगा आगे चल के, और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से पावर में रहेगी ही रहेगी। अब इसके बाद क्या होता है कि जब मीर जाफ़र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र से नहीं खुश थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र का जो दामाद था, जमाता जो था, उससे, मतलब सन इन लॉ जो था, उससे एक समझौता करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को जो है, मीर कासिम जो मीर जाफ़र का ही दामाद था, उसको बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब जब ये बंगाल का नवाब बन जाता है तो वर्धमान जिला, मिदनापुर, चटगांव, ऐसी जगहों को उसने सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि अब इस एरिया में पूरा कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी खुश हो जाती है और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है मीर कासिम से, तुम अपने हिसाब से शासन करो, हम इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को अच्छे से जानती थी कि इंटरफियर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कहीं ये नवाब अपनी ताकत बढ़ा लिया तो हमको हो सकता है बंगाल से बाहर उठा के फेंक दे। तो यही ठीक होता है। जब मीर कासिम ताकत में आते हैं, ये जब नवाब बनते हैं, तो इनको यह चीज़ रियलाइज हो जाती है कि हम नवाब को जो है पावरफुल बनना पड़ेगा। नवाब जब बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो सबसे पहला काम करते हैं, यह अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते हैं। इससे भी ब्रिटिशर्स नाराज होते हैं। नवाब जब बनने के बाद मीर कासिम जो है मिलिट्री पावर को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, मिलिट्री को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इससे भी अंग्रेज नाराज होते हैं। तो मीर कासिम को ये समझ में आ जाता है कि मुर्शिदाबाद जो है वो कलकत्ता से नज़दीक है, तो फोर्ट विलियम से सीधे सीधे कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स उनके ऊपर नज़र रखेंगे। तो मीर कासिम पहला काम करते हैं, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से उठाकर बिहार के अंदर ले आते हैं। बिहार में एक जगह मुंगेर है, आप नाम सुने होंगे इसका। मुंगेर में वह राजधानी को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो कलकत्ता से काफ़ी दूर था। अब ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में फिजिकल दूरी बढ़ गई, जिससे कॉन्टेक्ट थोड़ा सा, मतलब दूरी बढ़ने से होता है कि नज़र रखना थोड़ा मुश्किल हो गया।
अब इसके बाद मीर कासिम अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करना शुरू करते हैं। इन्होंने यूरोपियन पद्धति पे अपनी सेना को ट्रेनिंग देना शुरू किया। जर्मन सेनापति रखा जिसका नाम था समरू। अक्सर पूछा जाता है कि उन्होंने समरू नाम के जर्मन सेना नायक को अपनी सेना का सेनापति रखा। अपनी सेना को उन्होंने मतलब कि मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपियन पैटर्न पे ट्रेनिंग देना शुरू किया। बंदूक बनाने का, तोप बनाने के कारखाने लगवाएं। इससे जो है अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि ये अपनी पावर को मजबूत कर रहा है, तो निर्संदेह हमको कल को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बाहर फेंक सकता है। यहीं पे जो है जो मीर कासिम जो है एक और गेम करते हैं। आपको याद होगा कि फारूक सियर ने जो गोल्डन परमिट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बंगाल रियासत में वो कहीं भी ट्रेड करेंगे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इससे क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता था और जो डोमेस्टिक या घरेलू जो व्यापारी थे उनको नुकसान होता था। तो यहाँ पे मीर कासिम ने क्या किया कि मुगल बादशाह का वो फरमान वो कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बंगाल के अंदर अब सारे व्यापारियों के लिए टैक्स फ्री रहेगा। वो मतलब विदाउट टैक्स दिए, विदाउट बिना चुंगी दिए, बिना कर चुकाए, बिना टैक्स दिए ही वो व्यापार कर सकते हैं। इससे जो अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स न देने की वजह से जो प्रॉफिट था, या कहिए कि जो उनको एज मिल रही थी, जो थोड़ा सा वो आगे थे, अब वह दूसरे व्यापारियों के बराबर में आ जाएंगे। सबका कॉस्ट बराबर, सबका प्रॉफिट बराबर। तो ऐसे कंडीशन में लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारा कंपटीटर भी मार्केट में आ गया है। तो इस चीज़ को देखने के बाद इनको लगता है कि मीर कासिम की नीयत अच्छी नहीं है और अब ब्रिटिशर्स जो है मीर कासिम को भी सत्ता से हटाना चाहते हैं। तो अंग्रेज किन बातों से नाराज थे? अंग्रेज नाराज थे मीर कासिम की राजधानी परिवर्तन से, अंग्रेज नाराज थे मीर कासिम का अपनी सेना को मजबूत करने से, और अंग्रेज नाराज थे डोमेस्टिक व्यापारियों का टैक्स फ्री कर देने से। टैक्स के दायरे से बाहर हो गए जब घरेलू व्यापारी, इससे भी अंग्रेज नाराज थे। अब इसके बाद अंग्रेजों को लग गया कि इनको हटाना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ कि जुलाई 1763 में, जुलाई 1763 में मीर कासिम को अंग्रेजों ने हटा दिया और फिर से जो है फिर से मीर जाफर को ही नवाब बना दिया गया। जब फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया तो उनसे बहुत सारे एरिया अंग्रेजों ने फिर से ले लिया, बहुत सारे गिफ्ट भी लिया, लेकिन मीर कासिम अपनी सेना जो तैयार किए थे, हथियार बनाए थे, वो चुप थोड़े ना बैठेंगे। वह भी अपनी सेना लेकर तैयारी करते हैं और अंग्रेजों ने कई जगहों पर उनको, कई जगहों पर बिहार में, कई जगहों पर मुर्शिदाबाद में हराया, कटवा में, गिरिया में, सूती में, कई सारी जगहें थी जहाँ पे अंग्रेजों ने बार बार उनको डिफीट किया। अंततः जो है मीर कासिम को भागना पड़ जाता है। इसी दौरान अगर हम देखेंगे प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होती है, इस पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। वह घटना थी पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध के बारे में बात करेंगे तो पानीपत यही दिल्ली, ये रहा हरियाणा, यहीं कहीं पानीपत पड़ता है, यहाँ कहीं पानीपत पड़ेगा, ठीक है। पानीपत के युद्ध में क्या था? पानीपत के युद्ध में दो पावर लड़ती हैं। दिल्ली में हमारे मुगल बादशाह हैं, दिल्ली में हमारे मुगल बादशाह हैं, ठीक है, मुगल बादशाह है दिल्ली में। पानीपत में जो है अफगानिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान से जो है आते हैं कौन? अफगानिस्तान से आते हैं, इधर से आते हैं अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ये नादिर शाह के उत्तराधिकारी थे अफगानिस्तान में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। यह आते हैं अफगानिस्तान से। यहाँ पे एक चीज़, बड़ी खास चीज़ आप समझिएगा, लखनऊ की इधर एक कानपुर है, कानपुर से इधर ये पूरा जो था यह अवध रियासत थी, और इधर का जो एरिया था यूपी वेस्ट जो था यह था रुहेलखंड था, रुहेलखंड। रुहेलखंड में जो था अफगानिस्तान के जो रुहेला सरदार थे, इन लोगों का दबदबा था, और ये लोग मुगल सत्ता के भी खिलाफ रहते थे, मराठों के भी खिलाफ रहते थे। इस दौरान जो है दिल्ली जो थी वह मराठों के प्रोटेक्शन में थी। मराठे जो थे इतने पावरफुल थे कि ये महाराष्ट्र से निकल के ये दिल्ली और इस पूरे एरिया को ये लोग सिक्योरिटी दे रहे थे। अब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में एक युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? यह 1761 में,
जनवरी 1761 में यह युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ ये दोनों सेनापति थे। मराठा सेना के सेनापति जो थे सदाशिवराव भाऊ थे और कौन था दूसरा, अहमद शाह अब्दाली। मराठे यहाँ 1761 में डिफीट हो गए। अब यहाँ पे मुगल पावर को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो मुगल पावर भी इंडिया में अपने लिए एक सपोर्टर ढूंढ रहे थे, क्योंकि मराठे तो बुरी तरह पानीपत के युद्ध में हारे थे, डिफीट होकर इन्हें हटना पड़ा था। मराठे अब महाराष्ट्र की तरफ अपना फोकस ज़्यादा करेंगे, दिल्ली की तरफ कम करेंगे। यहाँ अब इनका थोड़ा सा नुकसान हो चुका है। मुगल बादशाह असहाय है, शाह आलम द्वितीय जो है वह असहाय है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानीपत के युद्ध के टाइम पे भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो वह शाह आलम द्वितीय थे पानीपत के तीसरे युद्ध के टाइम पर। इधर जो रुहेलों के साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला की लड़ाई चलती थी, इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए था। तो मीर कासिम जो था, यहाँ पे जो मुंगेर का एरिया है यहाँ से आते हैं। अवध के नवाब और मुगल बादशाह ये तीनों मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं। कौन कौन, मुगल बादशाह यहाँ से यहाँ आते हैं। ये जो सुजाउद्दौला जो है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब है। अवध का नवाब और मीर कासिम ये तीनों लोग अपनी टीम बनाते हैं और कहते हैं कि अगर हम ब्रिटिशर्स को बाहर हटा देंगे तो पूरा का पूरा ये एरिया इनका हो जाएगा, संसाधन भी हो जाएंगे। फिर ये तीनों मिलकर इतने स्ट्रांग होंगे कि कल को फिर अफगानिस्तान से अगर कोई पावर अटैक करेगी दिल्ली पे तो शाह आलम के सपोर्टर यहाँ पे होंगे। मराठे तो अब सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि पानीपत के युद्ध में वो डिफीट हो चुके हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम ये तीनों मिलकर अपना अलायंस बनाते हैं और तैयारी करते हैं। इधर से जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो मीर कासिम को ढूंढते हुए बढ़ती है, कहाँ पर, बिहार की तरफ बढ़ती है। और इधर से इन तीनों की ज्वाइंट सेना जो थी वह भी बढ़ती है। दोनों सेनाएं जो थी बक्सर में मिलती हैं और वहीं पर लड़ाई होती है, जिसे हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इस युद्ध में क्या होता है, बड़ी वीरता से दोनों पक्ष लड़ते हैं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह साबित कर दिया कि प्लासी का युद्ध उसका मात्र एक कॉन्स्पिरेसी से जीता हुआ युद्ध नहीं था। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टैक्टिक्स दिखाई, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने अपनी क्षमता दिखाई और यह दिखाया कि छोटी सेना हो लेकिन अनुशासित हो, टेक्नोलॉजी जिसके पास हो, बेहतर लीडरशिप हो, वो बहुत ईजिली जीत जाएगा। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि ये जो अलायंस था, इस युद्ध में जो था सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड और जो थे हमारे मीर कासिम। ये शाह आलम सेकेंड है, याद रखिएगा, ये शाह आलम सेकेंड है, ये शाह आलम द्वितीय हैं। इन तीनों लोगों की जो ज्वाइंट सेना थी, सामूहिक शक्ति थी, इसको हरा देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लीडर थे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे हेक्टर मुनरो थे और इस जो संगठन के जो सेनापति थे वह मीर कासिम थे। मीर कासिम पराजित होते हैं, यह भाग जाते हैं, बाद में इनका पता नहीं चलता है। कुछ लोगों का कहना है कि असम के जंगलों की तरफ भाग जाते हैं, वहीं पर शायद इनको किसी ने मार दिया या किसी जंगली जानवर ने इनको मार दिया, शेर चीता बाघ जो भी है, कुछ पता नहीं चलता है। और यहाँ पे जब क्या होता है कि जब यह युद्ध हो जाता है तो उस समय जब युद्ध हो रहा होता है, जब बक्सर का युद्ध हो रहा होता है, तो कौन गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो उस समय हेनरी विंसीटार्ट करके जो थे यही गवर्नर थे। ठीक है, इसके पहले जो था रॉबर्ट क्लाइव था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम जो था रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है और हेनरी विंसीटार्ट करके आते हैं, यह गवर्नर थे। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध के टाइम जो थे, बक्सर के युद्ध के टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था, तो हेनरी विंसीटार्ट करके थे, यही गवर्नर थे। ठीक है, यह याद रखिएगा। लेकिन जब यह युद्ध खत्म होता है, जब समझौता होता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जब समझौता करता है,
करती है तो वह इलाहाबाद के किले में वो समझौता होता है। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? वह अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद के किले में आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति है जो अकबर से भी संबंधित है। अकबर ने उसे कौशाम्बी से उठवाकर इलाहाबाद में रखा था। उसी पे समुद्रगुप्त ने अपने कवि हरिशेर से जो है कविताएं और अपनी विजय यात्रा के बारे में लिखवाया था, प्रशस्ति लिखवाई थी। और उस स्तंभ को किसने बनवाया था? अशोका द ग्रेट ने बनवाया था। तो भारत के 3 महान सम्राट उस प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित हैं जो वर्तमान में इलाहाबाद के किले में रखी गई है। ठीक है, कौन कौन थे? कौन कौन थे? कौन कौन थे? अशोक ने बनवाया, समुद्रगुप्त ने उस पर प्रशस्ति लिखवाया हरिशेर से, अकबर ने उसको उठवाकर इलाहाबाद के किले में रखा और जहांगीर ने भी उस पर कुछ लिखवाया था। तो 4 सम्राट उससे संबंधित हो जाते हैं भारत के प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद। ठीक है, तो उसी इलाहाबाद के किले में समझौता होता है। किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय के बीच में एक ट्रीटी होती है, अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में एक ट्रीटी होगी। और दूसरी ट्रीटी जो होगी वह अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह के बीच में संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम के बीच में संधि। तो टोटल 2 संधि या 2 समझौते होते हैं इलाहाबाद की ट्रीटी में। 2 समझौते होते हैं इलाहाबाद के ट्रीटी में। तो देखते हैं, पहली ट्रीटी जो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम सेकेंड के बीच में होती है 12 अगस्त 1765 में। इस संधि को साइन करवाने के लिए कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। बक्सर का युद्ध जीतते समय कौन था? बक्सर का युद्ध जीतते समय कौन था? तो वह थे हेनरी विंसीटार्ट करके गवर्नर थे। लेकिन साइन करवाने कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव आता है। इसमें जो ट्रीटी होती है शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, अब यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है सीधे सीधे वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का परमानेंट अधिकार मिल जाता है। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों स्टेट में यानी बंगाल रियासत में पूरी तरह से सारा रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? वह ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। और बदले में क्या होगा? मुगल बादशाह ने यह उन्हें परमानेंट अधिकार दिया। बदले में वह मुगल बादशाह को पेंशन दे देंगे, 26 लाख रुपए की वह पेंशन दे देंगे। ठीक है, और इसके अलावा मुगल बादशाह को कहा जाता है कि आप इलाहाबाद और इलाहाबाद से लगा हुआ एरिया है कड़ा मानिकपुर के बारे में आप सुने होंगे। अलाउद्दीन खिलजी भी वहाँ पे लूटपाट किया था और वहीं पे वो अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या भी करता है। यह 1296 के आसपास की बातें हैं मेरे ख्याल से, बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, तो कड़ा और इलाहाबाद का जो है रियासत का एरिया भी मिल जाता है कि इन एरिया पे जो है शाह आलम द्वितीय रूल करेंगे। और एक काम करते हैं क्या? और एक काम करते हैं अंग्रेज, शाह आलम द्वितीय को कहते हैं कि आप इलाहाबाद के किले में रहेंगे। अब सोचिए ऐसा अंग्रेजों ने क्यों कहा था? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। अब जो मुगल बादशाह हैं वह यहाँ इलाहाबाद यहाँ पे करीब पड़ेगा, यहाँ पे रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे जब रहेंगे तो ये पूरा एरिया, अभी तक ये बिहार तक का एरिया पूरा का पूरा अंग्रेजों के कब्जे में है। ठीक है, अब यहाँ पे शाह आलम है तो कोई भी इधर से आने वाली कोई पावर हो, चाहे रुहेला पावर हो, चाहे मराठा पावर हो, अब उस शाह आलम से डायरेक्ट नहीं मिल पाएंगे। अगर वह शाह आलम यहाँ पे होता तो मराठे यहाँ पे आके उसके साथ कोई गुप्त समझौता कर सकते हैं, या शाह अहमद शाह अब्दाली आके भी कोई समझौता कर सकता है। तो अब इन्होंने क्या किया? मुगल बादशाह को इलाहाबाद में बुला लिया। मुगल बादशाह इलाहाबाद में है तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने मुगल बादशाह के वैदेशिक संबंधों को स्थापित करने की क्षमता को ही कंट्रोल कर लिया। ये बड़ा भारी गेम था अंग्रेजों का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मुगल बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा का जो है जिले दे दिए गए, साथ ही साथ उन्हें इलाहाबाद में अब रहना पड़ रहा था। इसके अलावा और क्या मिलता है अंग्रेजों को? अंग्रेजों को और क्या मिलता है? इसके अलावा अंग्रेज जो होते हैं पूरी की पूरी रियासत मिल जाती है और उन्हें क्या बोलते हैं? उड़ीसा, बिहार और बंगाल में रेवेन्यू वसूलने का, यानी कि मालगुजारी कलेक्ट करने का, लगान वसूलने का दीवानी पूरी की पूरी मिल जाती है अंग्रेजों को। 26 लाख रुपए इनको पेंशन भी मिल जाती है शाह आलम द्वितीय को, और कड़ा और इलाहाबाद का जिला भी मिल जाता है। दूसरी ट्रीटी जो होती है वह ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में होती है। शुजाउद्दौला के बीच में जो होता है दूसरी ट्रीटी होती है, यह 16 अगस्त को होती है, वह 12 अगस्त को हुई थी। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि इलाहाबाद की पहली ट्रीटी किसके बीच में हुई थी? सीधे पूछेगा इलाहाबाद की पहली ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, किसने करवाया था? तो पहली ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी 12 अगस्त
1765 को हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। इसमें क्या था, इसमें सिराजुद्दौला जो शुजाउद्दौला थे इनके ऊपर बहुत सारे नियम लगाए गए। उनके ऊपर ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अवध रियासत में भी ट्रेड करेगी बिना कोई टैक्स चुकाए। जैसे उन्हें बंगाल रियासत में फारुखसियर ने जो गोल्डन परमिट दिया था वही परमिट अब ये लोग अवध में भी ले लेते हैं। यानी अवध में भी कंपनी को राइट मिल जाता है ट्रेड करने का विदाउट पेइंग टैक्स, यानी कि यहाँ भी ये टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते थे। कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि अवध के ऊपर कभी रुहेला हमला किए, कभी मराठे हमला किए, कोई भी पावर हमला करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अवध रियासत की सुरक्षा करेगी। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस के कुछ गुण धर्म हमको मिलने शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि अवध की हिफाजत वह करेंगे, सुरक्षा वह करेंगे, बदले में अवध रियासत उनको पैसे पे करेगी, खर्चे उठाएगी। तीसरी चीज़ थी कि अवध के नवाब को जो है यह फोर्स किया जाता है कि आप जो है 50 लाख रुपए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे वार कंपनसेशन के तौर पर। इसके अलावा जो हमारा गाजीपुर का, जो ईस्ट यूपी में गाजीपुर जिला है, बनारस का जिला है, यह जो है राजा लक्ष्मण सिंह को दे दिए जाएंगे जो कि अंग्रेजों के बहुत ही खास थे। ठीक है, गाजीपुर और बनारस की जागीर जो थी राजा बलवंत सिंह, सॉरी मैं लक्ष्मण सिंह बोल दिया था, बलवंत सिंह को दे दिए जाएंगे जो अंग्रेजों के बहुत ही क्लोज थे। तो एक तरह अंग्रेजों ने छोटे छोटे दूसरे राजाओं को भी डेवलप करना शुरू किया जो उनके फेवर में थे। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो था अंग्रेजों के हाथ में जो है पूरी की पूरी बंगाल की पावर अब मिल चुकी है। अब इसके लिए इसी बीच में हम देखते हैं कि जो था अपना क्या नाम था उसका, उसकी डेथ हो जाती है मीर जाफर की। मीर जाफर की डेथ होने के बाद नवाब नजमुद्दौला को नवाब बना देते हैं। विंसीटाट जो थे इसको नवाब बना देते हैं और बंगाल के ऊपर एक रूल अप्लाई करते हैं जिसको बोला जाता है डायरकी रूल इन बंगाल, यानी कि बंगाल में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन क्या था, द्वैध शासन में अंग्रेजों को यह समझ में आया कि हम बंगाल को अभी पूरी तरह से अगर खुद टेक ओवर कर लेंगे, पूरा कंट्रोल यानी कि मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, रेवेन्यू पावर सब अपने पास रखेंगे और बंगाल की गद्दी पे भी एक अंग्रेज बैठ जाएगा तो भारत की जितनी रियासतें हैं वो सब समझ जाएंगी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत धूर्त है और यह ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है तो सारी पावर मिलकर उसके खिलाफ हो सकती हैं। यह सोचकर अंग्रेजों ने कहा कि हमको एक कठपुतली नवाब चाहिए और उस नवाब के रूप में उन्होंने नजमुद्दौला को जो है नवाब बना देते हैं। ये लोग दिखाने के लिए नवाब जो थे वहाँ पे बंगाल के यह थे, लेकिन सारी पावर किसके पास थी, सारी पावर जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। नवाब क्या कर सकते थे, नवाब सिर्फ शांति, पीस और एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा जो था नवाब के पास था, लेकिन रेवेन्यू लेने का तो राइट मिल ही चुका है बंगाल में इनको, प्लस डिफेंस, सिक्योरिटी, ये सारा का सारा राइट किसके पास है, अंग्रेजों के पास है। तो नवाब को दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन और पीस जो राजकाज है आप देखिए, बाकी रेवेन्यू हम देखेंगे, डिफेंस और सिक्योरिटी हम देखेंगे, पुलिसिंग हम देखेंगे। यानी हार्ड पावर, मसल्स पावर भी इनके पास है, मनी पावर भी इन्हीं के पास है। तो ब्रिटिशर्स जो थे सारी पावर अपने पास रखे थे, दिखाने के लिए इनको रखे थे। यही व्यवस्था जो थी यह बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था में अंग्रेजों के पास पावर थी, अंग्रेजों के पास पैसा था, अंग्रेजों ने खूब बंगाल को लूटा, बंगाल की पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दिया गया, बंगाल की सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। और आप देखेंगे कि 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, इतना ज़्यादा लोग भूखमरी से मरते हैं तो करीब करीब माना जाता है 70 लाख से 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं भूखमरी से बंगाल में मर गए। और बंगाल जो था दुनिया का सबसे समृद्ध एरिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 65 में सत्ता ली और 70 तक मात्र 5 से 7 साल के अंदर पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया। इस बीच में बंगाल ने 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ वसूला था और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू इतने कम पीरियड में
कलेक्ट किया था। इस ये तो वैध कमाई थी जो दिख रही थी, अवैध कमाई कंपनी कर्मचारियों की तो कोई उसकी गणना ही नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा, ये 70 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए। आप सोचिए कि हिटलर ने सिर्फ 60 लाख यहूदियों को मारा था। पूरे यूरोप में, पूरे ब्रिटेन, पूरी यूरोपियन और वेस्टर्न पावर हिटलर को विलेन बनाकर पेश करती है। लेकिन यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को ऐसे बर्बाद किया कि मात्र 5 साल में भुखमरी से 1 करोड़ लोग मर गए। कोई हिसाब किताब नहीं। शायद गोरे लोगों की मौत की वैल्यू होती है, काले लोगों को कोई नहीं पूछता है। खैर चलिए, तो ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था चलती रही, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी मोटा पैसा कमाते रहे, यह सब देखते हुए यह समझ में आया कि इतना ज़्यादा संसाधनों की लूट के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही है। तो आप देखेंगे कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं तो 1772 में यह द्वैध शासन या डायरकी रूल को, या ये कहते हैं कि डायरकी रूल को ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे जो है बाद में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल को पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल है वो संभालने लगेंगे। तो ओवरऑल आज का यह वीडियो था, यही वीडियो था। हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। टारगेट फॉर IQ PCSJ के लिए, यूपी PCSJ के लिए फाउंडेशन कोर्स लाया है। आप PCSJ का कोई किसी भी स्टेट का, हिंदी भाषी क्षेत्रों का, स्पेशली यूपी का, बिहार का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, हिमाचल का, हिंदी भाषी मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र का अगर आप PCSJ ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट फॉर IQ ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिन कमेंट में हमारे नंबर, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। बिहार PCSJ के मेंस के बैच शुरू हो चुके हैं। अभी अभी जो बिहार PCSJ 32 का जो पेपर हुआ है प्री का, उसके बाद जो है मेंस का बैच शुरू हुआ। जो मेंस जो अक्टूबर में होने वाले हैं संभवतः, उसका मेंस का बैच हम लोग शुरू कर चुके हैं, जिसमें सारे पेपर हम लोग पढ़ा रहे हैं GS का। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हमें मैसेज भेजिए, हमारा प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे कंटेंट को प्राप्त करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।